आपदाएं तो होंगी। मनुष्य प्रकृति के सामने जीत नहीं सकता। काशी में जिस जगह पर ये पूरा हादसा प्राकृतिक आपदा आई, उस पूरे रीजन की बात करूं तो सर वहां पर इस तरह की सिचुएशंस क्यों होती हैं? इसके लिए सबसे बड़ा कारण शायद सरकार कुछ हद तक जानती है। तो क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन, प्राकृतिक आपदाओं जैसी सिचुएशंस, क्या इस तरह की सिचुएशंस को पहले उनका प्रिडिक्शन नहीं पॉसिबल है? जी हाँ, क्लाउड बर्स्ट जो है उसको प्रेडिक्शन कुछ हद तक किया जा सकता है। हमारे जो आईमेडी के साइंटिस्ट हैं उनके पास क्रेयॉन सुपर कंप्यूटर्स हैं और इन क्रेयॉन कंप्यूटर्स की मदद से वो 40% एक्यूरेसी से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। हाल ही में उत्तराखंड में उत्तरकाशी में जिस तरह से हमने प्राकृतिक आपदा देखी और उसका जो भयंकर मंजर देखा वो अपने आप में बहुत भयावह है, डराता है। और लोगों के मन में बार बार यही सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं, बार बार क्यों होती हैं, और क्या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है? क्या इस तरह की घटनाओं का पहले से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं? क्या फोरकास्ट किया जा सकता है? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो कितनी ज्यादा चैलेंजिंग होती हैं, क्योंकि उत्तरकाशी का धराली गांव जहां पर ये पूरी घटना हुई वहां से हिमालयन रेंज है। दूसरी बात ये कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये गंगोत्री से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, बहुत ऊंचाई पर है, काफी हाई सेंसिटिव जोन में से एक माना जाता है। मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं, और गढ़वाल रीजन का ये वो इलाका है जिसे कहा जाता है कि भूकंप के जो जोन है उसका 5.5 फिफ्थ स्टेज, जो अपने आप में बहुत डेंजरस होती है। तो ऐसे वो तमाम परिस्थितियां हैं जो बहुत ज्यादा अभी इस पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन को भी चैलेंजिंग जरूर बना रही हैं। लेकिन प्रैक्टिकल नोट पे कितना चैलेंजिंग होता है और इससे जुड़ी हुई जो सारी बातचीत है वो करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ में आपको जो दूसरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स से यूके देवनाथ जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं, यूके देवनाथ जी से आप अक्सर आप उनको टीवी पर रक्षा के अलग अलग क्षेत्रों में बातचीत करते हुए, व्यूज रखते हुए, स्थिति को समझाते हुए आप उन्हें सुनते रहे हैं। लेकिन आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा, हमारे व्यूअर्स के मन में, कि आखिर उत्तराखंड की हुई इस त्रासदी को लेकर मैं रक्षा विशेषज्ञ के साथ क्यों हूँ। तो मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि कई तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस का हिस्सा यूके देवनाथ जी रह चुके हैं। कई लोग इस तरह की प्राकृतिक आपदा में जब फंसे तो उनको उनकी कई लोगों की जान बचाने में और बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस को यूके देवनाथ जी ने बखूबी देखा है, समझा है, और वहां की परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। देवनाथ सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। यूके देवनाथ जी, हमने देखा कि अभी उत्तरकाशी में कितना बहुत दर्दनाक ये हादसा हुआ है। प्राकृतिक आपदा हम इसे जरूर कह रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में बार बार ये सिचुएशन, बार बार सवाल खड़े होते हैं कि वाकई में क्या ये प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो मैकेनिज्म जो हम देखते हैं वहां पे नदी पर एंक्रोचमेंट है, सड़कों पर घर बनाए हुए हैं पहाड़ काट काट के, तो लोग इस पे बहुत ज्यादा जिम्मेदार जनता को भी, हम ह्यूमन इंसानों को भी दे रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं सर? जी हाँ, नैना आपने एकदम सही बताया। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं तो होंगी। मनुष्य प्रकृति के सामने जीत नहीं सकता। लेकिन हाल के कुछ दशकों में ऐसा हुआ है कि प्राकृतिक आपदाएं इसलिए ज्यादा हो रही हैं क्योंकि मनुष्य ने प्रगति के नाम पर दूर दराज के क्षेत्रों में अनकंट्रोल्ड, यानी बिना किसी डिसिप्लिन के, बिना किसी नियमों के पालन करते हुए इतनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं, चाहे सरकारी तौर पर या लोकल जो टाउन्स हैं, उनके जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उन्होंने अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा है एक तरह से। कई जगह जी। पर दूर दराज के गांवों में, छोटे छोटे गांवों में जो अब कस्बे बन चुके हैं, वहां लोकल जो पंचायत है उनका शायद या तो जमीन पर पकड़ नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, या वो उदासीनता की एक भावना है कि ठीक है, कोई बना रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। इसके तहत हम्म। क्या हुआ कि आज से 50 साल पहले या आज से 40 साल पहले, समझिए कहीं पे ग्लेशियर लेक टूटता था या बादल फूटता था, या समझिए कहीं पर ऊपर दूर दराज के क्षेत्रों में एक प्राकृतिक जो नेचुरल लेक्स फॉर्म हो जाते हैं बारिश के बाद भूस्खलन से, वो जब टूटते हम्म। थे तो उसका पानी आगे आके बह जाता था। आसपास पेड़ पौधे होते थे
तो आधा पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता था, जमीन के अंदर चला जाता था। और दूसरी बात, जी। उस वक़्त जो गाँव थे, हजारों हुँ, साल पुरानी हमारी एक संस्कृति रही है, जिसमें गाँव के हमारे पूर्वजों को पता था कि जो घर बनाएँगे, झोपड़ियाँ बनाएँगे, वो पानी से दूर बनाएँगे। और जो जी। बड़े-बूढ़े थे, उनकी जजमेंट होती थी कि हम हुँ, पानी से वहाँ पर घर बनाएँगे, क्योंकि उनको मालूम था कि आज से 40 साल पहले या आज से 70 साल पहले भी बाढ़ आई थी, या एक प्राकृतिक आपदा आई थी। तो ज़रूरत जी। क्या है कि हमारी जो लोकल गवर्नेंस के लिए जो हमने बॉडीज़ बनाए हैं, वो हुँ, जो नियम कानून हैं उनका थोड़ा ज़मीन पर मजबूती से पालन करवाएँ। हुँ, हुँ, हुँ। सर इसके पहले हमने एक बार शो में चर्चा भी की, आप बहुत बखूबी तरीके से समझा रहे थे कि आखिर क्लाउड बर्स्ट क्यों होते हैं। दूसरी बात ये कि जिस तरह से हम देखते हैं कि भूस्खलन वो क्यों होते हैं, खासतौर से अगर हम इस हिमालयन रेंज की बात करें, मैं बाकी सब प्रदेशों की नहीं, सिर्फ अगर उत्तराखंड की बात करूं या उत्तरकाशी में जिस जगह पर ये पूरा हादसा प्राकृतिक आपदा आई, उस पूरे रीजन की बात करूं, तो सर वहां पर इस तरह की सिचुएशंस क्यों होती हैं? जी हाँ, उत्तराखंड में जो भूस्खलन हो रहे, इसके लिए सबसे बड़ा कारण शायद सरकार कुछ हद तक जानती है, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते हैं, उनको मालूम है जी। कि बड़ी तादाद में बड़े-बड़े हाईवेज़ बनाए जा रहे हैं, सुरंगें हम्म, बनाई जा रही हैं, तो डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम्म, होता क्या था कि जैसे कुछ पश्चिमी देशों में जहाँ पर जो ज़मीन का कंस्ट्रक्शन है, ज़मीन के अंदर जो जो जिस तरह के पत्थर हैं, या जो रॉक फॉर्मेशन है, वहाँ पर जी। डायनामाइट का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। क्योंकि जैसे ही हम्म, आपने डायनामाइट से एक सुरंग बनाना शुरू किया, या सड़क के लिए बड़े से पत्थर को डायनामाइट से उड़ाया, लगता है कि काम तुरंत हो गया, जल्दी हो गया, फास्ट हो गया। लेकिन होता क्या जी। है, वो ज़मीन के अंदर 100-200 फीट तक, और दाएँ-बाएँ जो माउंटेन रॉक्स हैं 100-200 फीट तक, वो उनको लूज़ कर देता है। तो हम्म, कई जगह पर अब हमारे जो अ साइंटिस्ट हैं, वो यह रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर सुरंगें बनानी हैं, बड़े-बड़े 4 लेन हाईवेज़ बनाने ही हैं, तो कुछ ऐसे प्रतिबंधित जगह होनी चाहिए जहाँ डायनामाइट का इस्तेमाल ना किया जाए। नॉर्मल मज़दूरी करके या नॉर्मल ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करके सुरंग को काटा जाए। उससे क्या होता है, हम्म, ठीक है, कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाती है, समय भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन आस-पास जो जियोलॉजिकल म म न जो स्ट्रक्चर्स हैं, पहाड़ की जो जड़ जहाँ पे मजबूती से बैठी हुई है, उनको नुकसान नहीं पहुँचता है। जैसे ही डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए आज नहीं तो अगले 70 साल बाद या 110 साल के बाद वहाँ पर एक लैंडस्लाइड होगी। जी। हम्म। सर लेकिन जैसे एक ये भी कि अगर हम देखते हैं, अक्सर हम सुनते हैं क्लाउड बर्स्ट हो गया, 2013 की त्रासदी हम सभी को याद है, केदारनाथ घाटी में किस तरह से वहां पर प्राकृतिक आपदा आई और हजारों की संख्या में, 5,000 से ज्यादा की संख्या में लोग जो है उस दौरान हमने खोए, और आज भी कई लोगों का नामो निशान तक नहीं है, अभी भी कई लोग लापता हैं। उसके लिए भी कहा जाता है सर कि हिम सरोवर बने, ग्लेशियर्स जो हैं उसके बाद में वो बर्स्ट हुए। जरा उस प्रोसेस को भी अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं, ये होता क्या है आखिर? जी हाँ, क्लाउड बर्स्ट एक ऐसी फिनोमेना होती है कि एक ही जगह पर बादल तुरंत आ जाते हैं। आमतौर पे अगर हम हम्म, देखें, तो बादल हल सफेद रंग के होते हैं, या वो धुआं-धुआं जैसे दिखते हैं, जिसको कि हम हम्म, क्यूमुलस क्लाउड बोलते हैं, या स्ट्रेटस क्लाउड बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। लेकिन पहाड़ों में क्या होता है, जब बादल आते हैं, वो पहाड़ को हिट करने के बाद ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और जो हम्म, काले-काले जो बादल बनते हैं, जो कि वर्टिकल डेवलपमेंट होती है, यानी उनका नीचे वाला हिस्सा 3000 फीट ऊँचाई पर होगा, लेकिन ऊपर वाला जो टॉप काला वाला पोर्शन है, वो 20,000 30,000 फीट तक ऊँचा होगा। तो इनको हम हम्म, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं क्यूमुलनिम्बस, यानी सीबी। ओके, तो जब एक ओके, सीबी फटता है, तो तुरंत बड़े-बड़े पानी के जो बूँदें हैं, वो ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाती है। तो क्लाउड हम्म, बर्स्ट में अगर नीचे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहाँ पानी धड़ाधड़ गिर रहा है, समझिए एक साथ महज कुछ हम्म, ही मिनटों में या 1 घंटे में 30 सेंटीमीटर पानी गिर गया। अगर नीचे की हम्म, ज्योग्राफी ऐसी है कि पानी इस तरफ भी बह गया, उस तरफ भी बह गया, दूर भी चला हम्म, गया, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे हम्म, अभी
उत्तराखंड में ये 3-4 जगहों में, काशी में भी देखा और अभी देख रहे हैं, हुँ, जो बाउल होता है, जैसे पूरा का दाएँ का पहाड़ भी नदी की तरफ आ रहा है, बाएँ तरफ से भी पहाड़ नदी की आ रहा है, सामने जो जहाँ वैली क्लोज़ हो रही है, एक फनल बना रही है। तो पूरा क्लाउड हुँ, बर्स्ट में जितना पानी गया, वो एक ही जगह पर एक फनल की तरह से केंद्रित होकर एक नाले में बहना शुरू कर देता है। तो हुँ, ऐसे हुँ, हुँ। क्लाउड बर्स्ट क्या होते हैं, बहुत द्रुत गति से आते हैं, पानी की रफ्तार 30, 40, 50, 60 किलोमीटर हो जाती है, और वो अपने साथ बड़े-बड़े पत्थरों को, ऐसे-ऐसे पत्थर जो कि व्यास में 5 फुट, 10 फुट बड़े हों, अपने साथ ले जाता है। अच्छा। तो जब ओह! वो किसी बिल्डिंग को हिट करता है 50 किलोमीटर की स्पीड में, एक पत्थर जिसका कि व्यास 5 फुट, 6 फुट, 8 फुट है, तो बिल्डिंग को तो वो माचिस के डब्बे की तरह से तोड़ देता है। जी। हाँ, हाँ। और मुझे लग रहा है सर कल जो हमने वीडियो देखा भी उसमें भी ऐसे ही कि ऊपर की तरफ से बहुत तेज पानी का प्रवाह था, वेग बहुत खतरनाक था। अब वो पानी है, धूल है, मिट्टी है, कीचड़ है, मलबा है, बड़े-बड़े बोल्डर्स हैं और हमने देखा कि कैसे कितने बड़ी-बड़ी जो इमारतें थी, होटल्स थे, घर थे, वो बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह बह गए, तिनके की तरह वो बह गए। इतना ज़्यादा प्रेशर उसमें होता है आई गेस। जी हाँ, होता ये है कि जो जैसे ग्लेशियर लेक्स हैं, ऊपर हुँ, हिमालय की जो ऊँचाइयाँ हैं, उत्तराखंड में तो और ज़्यादा है, जहाँ पर कि हुँ, पहाड़ों में 22,000 18,000 फीट से ग्लेशियर आते हैं नीचे की तरफ। अब ये ग्लेशियर जी, जब 12,000, 11,000, 10,000, 9,000 तक आ जाते हैं, तो पिघलना शुरू हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की तरह से वजह से इनका पिघलना ज़्यादा द्रुत गति से होने लगा है। तो जहाँ हुँ, पर ग्लेशियर पिघलना शुरू होता है, यानी ग्लेशियर का माउथ जो होता है, स्नाउट बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, ग्लेशियर हुँ, अपने साथ जो पत्थर ला रहा है, मोरैन आके वहाँ जमा हो जाता है। तो ये पत्थर हुँ, कोई 1 फुट का होता है, कोई 2 फुट का होता है, ये पत्थर और कीचड़ वहीं पे जमा हो जाता है। तो हुँ, हुँ, जमा हुँ, होते-होते हर 2-3 साल में एक छोटा-सा डैम बन जाता है, जिसकी ऊँचाई क्रमशः 3 फुट, 5 फुट, 7 फुट ऊँची होती रहती है। अब जब ग्लेशियर जी, पिघलता है, तो पीछे का जो पानी है, इस छोटे से प्राकृतिक डैम के पीछे, बाँध के पीछे जमा हो जाता है। तो जी। वो अचानक फूट सकता है। पश्चिमी देशों हुँ, में क्या होता है कि लगातार सर्वे किया जाता है, और सर्वे करके ये जो प्राकृतिक बाँध बन रहा है, इनको एक हुँ, साइंटिफिक तरीके से गर्मियों के कुछ महीने पहले, समझिए जैसे ही हुँ, बर्फ पिघलनी शुरू होती है, मार्च, अप्रैल, मई में ये जो हुँ, प्राकृतिक ग्लेशियर डैम बन जाते हैं, इनको एक जी, साइंटिफिक तरीके से काट दिया जाता है कि ताकि उसके पीछे जो पानी स्थिर है, 7 फुट गहरा पानी, 11 फुट गहरा पानी, बड़ी लेक बन गई है, हुँ, वो आस्ते-आस्ते हुँ। साइंटिफिक तरीके से कंट्रोल्ड मैनर से लीक आउट हो जाए। भारत में भी शायद ऐसा ही कुछ करने की ज़रूरत है। जी। तो सर लेकिन जैसे हम देखते हैं कई विदेशों में भी अलग-अलग सिस्टम ऐसा होता है जब खासतौर से अब विदेशों में क्या अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे पास आईएमडी है। मौसम विभाग लगातार फोरकास्ट करता है और बताता है कि इस रीजन में या फिर इतनी तारीख को इतने समय पर तेज बारिश हो सकती है उसी को लेकर बाकायदा रेड ऑरेंज येलो अलर्ट्स जारी किए जाते हैं। सर क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन प्राकृतिक आपदाओं जैसी सिचुएशंस क्या इन इस तरह की सिचुएशंस को पहले उनका प्रिडिक्शन नहीं पॉसिबल है, फोरकास्ट नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है, तो उसकी क्या टेक्नोलॉजीज़ होती हैं? क्या हमारे पास में इंडिया में वो हैं? जी हाँ, क्लाउड बर्स्ट जो है उसको प्रेडिक्शन कुछ हद तक किया जा सकता है। हमारे जो आईमेडी के साइंटिस्ट हैं, उनके पास क्रेयॉन सुपर कंप्यूटर्स हैं, और इन क्रेयॉन कंप्यूटर्स की मदद से वो 40% एक्यूरेसी से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन हुँ, हुँ, हमेशा हुँ। हर जगह पर प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। तो तरीका हुँ, क्या है कि जब क्लाउड बर्स्ट होने वाला है, तो आसपास के हुँ, लोगों को एडवांस में वार्निंग देनी चाहिए। तो अगर हुँ, संसाधन अवेलेबल हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पॉसिबल नहीं है, डेफिनिटली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ता है, जहाँ ऊँचाइयों पर 2 तरह हुँ, के, एक तो हाइग्रोग्राफिक सेंसर्स लगा देते हैं, कि जैसे ही ऊँचाइयों हुँ, पर हाइग्रोग्राफिक सेंसर में पानी भर गया, अब एक छोटा-सा डब्बा होता है 1 लीटर का, उसका जो जी। टॉप होता है वो ज़रा चौड़ा और खुला हुआ होता है, और वो एक हुँ, वेइंग हुँ, हुँ, स्केल के साथ लगा होता है। आप हुँ, एक्सपीडिशन भेजकर इसको इंस्टॉल कर देते हैं 10,000, 12,000, 14,000 फीट की ऊँचाई पर दूर-दराज के क्षेत्रों में। अगर क्लाउड हुँ, बर्स्ट हुआ, तो नेचुरली उसके अंदर जो डब्बा है पानी भर जाता है, वो नीचे की तरफ आ जाता है, तो एक स्प्रिंग बैलेंस से एक स्प्रिंग स्विच ऑपरेट हो जाता है, और ट्रांसमीटर हुँ, सैटेलाइट के द्वारा एक सेंट्रल कमांड पोस्ट में खबर दे देता है। अभी हुँ, हम बात हुँ, कर हुँ, रहे थे ग्लेशियर लेक्स की। देखिए ग्लेशियर जी। हर साल थोड़ा-थोड़ा, आस्ते-आस्ते नीचे सरकते हैं।
किसी साल वो 10 सेंटीमीटर नीचे सरकते हैं, किसी साल वो 20 सेंटीमीटर सरकते हैं। तो वो नेचुरल माना जाता है। तो क्या किया जाता है कि ग्लेशियर पे एक्सपेडिशन जाती है माउंटेनियरिंग ट्रक पर, और हर 1-1 किलोमीटर पर ग्लेशियर पर एक सिस्मिक सेंसर लगा देते हैं गाड़ कर जमीन में। तो वो अगर मूव कर रहा है तो सैटेलाइट के द्वारा उसकी लुक समझिए, ग्लेशियर ज्यादा जोर से खिसक रहा है नीचे की तरफ, कि अचानक दिखा गया कि वो 30 सेंटीमीटर नीचे खिसक गया है। तो सेंट्रल मॉनिटरिंग ऑफ जो जगह है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, स्टेट कैपिटल पे हो, या दिल्ली में आईएमडी के ऑफिस में हो, जोर बाग में उनको जी, पता जी। लग जाएगा कि फलाना फलाना ग्लेशियर 30 सेंटीमीटर खिसक चुका है। तो एडवांस में जी। वार्निंग दे सकते हैं। जी। हुँ। सर अब क्योंकि वार्निंग की अगर बात है काफ़ी सेंसिटिव और फ्रेजाइल माना जाता है खासतौर से पहाड़ी एरियो को अगर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें। मैं और ये पढ़ रही थी कहीं पे कि जिस जगह का ये हिस्सा है उत्तरकाशी का गढ़वाल रीजन, ये बहुत सेंसिटिव इलाका माना जाता है। खासतौर से भूकंपीय ज़ोन जो है उसमें उसकी कैटेगरी 5 मानी गई है और यहीं से होकर मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट जैसी जो प्रमुख भौगोलिक दरारें हैं वो गुजरती हैं। और कह रहे हैं कि इसी वजह से प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, यहाँ पर ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। लेकिन सर अब ऐसे में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, हाँ, और एक और घटना का जिक्र करना तो मैं भूल गई। कहते हैं 1835 में इसी तरह की बहुत खतरनाक प्राकृतिक आपदा आई। अब के वक्त में तो ये है कि अब के वक्त में हम मतलब क्विक रिएक्शन जो फोर्सेस हैं वो तैनात हैं, लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, तो फिर भी काफी हद तक लोगों को रेस्क्यू किया। लेकिन उस समय तो इस तरह की इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी और उसी मलबे पर नया धराली गांव जो है वो बसा दिया गया। क्या ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं का और धराली गांव जो है वहां पे पूरी तरह से नष्ट हो गया? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि यह बहुत बड़ा कारण है कि हमें जहां मालूम है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है कि हम्म, 100 साल पहले, 70 साल पहले कहां पर जमीन खिसकी थी। तो ऐसी जगह पर तो घर बनाने ही नहीं चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि देखिए, ऐसे रिकॉर्ड जो हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड में लोकल पंचायत के पास, या लोकल जो डीएम एसडीएम है उनके ऑफिस में, अंग्रेजों के जमाने से अवेलेबल है। लेकिन समय जी, के साथ वो सारे रिकॉर्ड जो है, फाइलें दबी गई हैं। कई बार कई ऑफिस में ऐसा होता है कि 100 साल से पुरानी फाइलों को जला दो। तो नॉर्मल हम्म, कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ ऐसे इंपॉर्टेंट जो सर्वेज होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, वो भी दब जाती हैं। तो जरूरत क्या हम्म, है कि इन सब जगह का जो सर्वे किया जाए, साइंटिफिक तरीके से किया जाए। लोकल जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 90 साल, 100 साल हो गई है, उनका से भी इनपुट लिया जाए। मैं आपको बताता हूं हम्म, कि कई जगह पे अंग्रेजों के टाइम पे उन्होंने किया था कि पहाड़ों में सर्वे। दो पत्थरों के बीच में जो दरार है, इस तरफ एक कांच का टुकड़ा लगा दिया, उस तरफ एक कांच की पट्टी लगा दी, दोनों को जोड़ दिया गया। और अगर अच्छा। किसी भी साल वो दो पत्थर एक दूसरे पे थोड़ा सा स्लाइड कर गए, तो वो कांच टूट जाती थी, क्योंकि उसका इस तरफ से लगा हुआ है इस पत्थर में, और स्ट्रेटिफिकेशन के उस तरफ वो कांच लगा हुआ उस तरफ में, तो कांच की पट्टी टूट गई। हम्म, तो ऐसे हम्म, हमें एविडेंस अंग्रेजों के समय से मिल रहे हैं कि बहुत ही सिंपल तरीका है। और कोई भी जा सकता है वहां पर, 15 दिन में एक बार हम्म, इंस्पेक्शन, डाक बंगलो होते हैं, चेक करके आ जाए, हम्म, और रिपोर्ट कर हम्म, सकता है कि फलाने फलाने जगह में जो कांच की पट्टी और टूट गई। देखिए, दिक्कत क्या आ रही है कि जो सर्वे मैप्स थे 50 के हम्म, दशक में, 60 के दशक में, जिनमें इन सब रिपोर्ट्स को चिन्हित करके उस जमाने में हाथ से ड्रॉ किया जाता था कि लैंड स्लाइड प्रोन एरिया, या यहाँ पे वर्टिकल स्लोप है, लाइकली लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। ये सारे जो हम्म, नक्शे थे बड़े डिटेल में बनाते थे 50, 60, 70 के दशक तक। और इनको आर्काइव्स में रखा जाता था। 1 इंच मैप होते थे, क्वार्टर इंच मैप होते थे, बहुत डिटेल में। उनमें एक बड़ा पेड़ भी मार्क कर देते थे, ताकि पता है कि इस बड़े पेड़ के इस तरफ 100 फीट दूर ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। कोई झोपड़ी भी मार्क कर देते थे कि ये जो झोपड़ी है, ये घर है, इसके 200 फुट उधर जो जमीन है वो लैंडस्लाइड प्रोन है। ये सारे नक्शे जो हैं अब विलुप्त हो गए हैं, रिकॉर्ड में अवेलेबल हैं, लेकिन किस अलमारी में, किस टेबल में पीछे फेंके गए हैं, और किसी को मुझे आमतौर लगता पे है सर रूटीन वो उसकी काम करते हैं, एक जिसको एक समय एक नहीं है इनको स्टडी रिक्वायरमेंट करने और का। सिंसियरिटी, हाँ, एक रिक्वायरमेंट और सिंसियरिटी की भी बात होती है, डेडिकेशन की, कि आखिर इस पूरे इच्छा शक्ति की, कि आखिर इस तरह की रिकॉर्ड्स को जानना, समझना और पढ़ना कितना जरूरी है, क्योंकि आजकल तो कमर्शियल हो चुकी हैं आधी से ज्यादा चीजें। अब जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल या जम्मू कश्मीर जैसे जो हिली एरियाज हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं,
वहां पे टूरिज्म की बात होती है और रास्तों को सुगम बनाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आलीशान होटल्स हैं, जगह जगह घर हैं, रेस्टोरेंट है, सड़कें हैं। तो सर ये भी एक हाँ, बहुत ज्वाइन बड़ा कर रहा रीजन हूँ। है, ये भी बहुत जी, बड़ा रीजन है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि टूरिज्म की वजह से ऊपर के हिमाचल के जो ऊपरी एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, हम्म। वहां पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है पर्यावरण के ऊपर। देखिए, जो तराई जी। वाला एरिया है वहां पे, जिसे हम शिवालिक हिल्स बोलते हैं, वहां पे जो लैंडस्लाइड्स होती हैं वो ज्यादातर कीचड़ की ढलानों पर होती है। लेकिन जैसे जैसे आप एलएसी की तरफ, चाइना बॉर्डर की तरफ, तिब्बत की तरफ जाएंगे, वहां पे जो लैंडस्लाइड होती हैं उनमें रॉक फॉर्मेशंस में ज्यादा बिखराव आता है। जाहिर बात है, हिमालय की जो रॉक्स हैं वो अभी तक स्टेबल नहीं हुई हैं, महज कुछ करोड़ साल पुरानी हैं। तो उनको हम्म। स्टेबल होने में और कुछ लाख, कुछ करोड़ साल लगेंगे। तब तक शायद एक नैतिक जिम्मेवारी है, शायद सर्वे के बाद कुछ एरियाज को मार्क कर देना चाहिए कि यहाँ बियॉन्ड इस लाइन के पास, जैसे हम कहते हैं गाँव में लाल डोरा होता है, तो इस लाल जी लकीर जी के जी। बाद और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। और ऐसे मैप गांव के सड़कों पे डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि जो गांव हम्म। के लोग हैं और गांव का जो लोकल पंचायत है, रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, वो उसको आम लोगों को दिखा सकें। ऐसे मैप आप ये गांव के बहुत मंदिर में अच्छी लगा बात है। दीजिए, तुरंत गांव के सब लोगों को पता लग जाएगा कि नो गो एरिया कौन सा है भविष्य में। जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन, मुझे पता है आपको भी जल्दी आपको जाना है, लेकिन सर अब रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमने देखा पूरा का पूरा जो हिस्सा जहाँ पे सड़क थी, जो नदी थी, वो पूरे मलबे से भरी हुई है, पटी पड़ी है। घर के घर पूरे मलबे में दबे हुए हैं, लोग के लोग मलबे में दब गए। अब क्योंकि आप सर कई इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस का हिस्सा रखे हैं, अब उत्तरकाशी में जो लोग मलबे में दबे हैं, घर मलबे में दबे हैं, गाड़ियां, पता नहीं कितने लोग उसमें दबे हो सकते हैं, इस समय भी रेस्क्यू तो जारी है। सर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा होगा और कैसे दिया जाता है ऐसी परिस्थिति में भी। जी हाँ, देखिए, अभी सबसे पहले जो प्रायोरिटी वन है कि मलबे में जो लोग दबे हैं, उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जाए। हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो लोग जहाँ पे दबे हैं, शायद उनके ऊपर एक घर की छत का स्लैब था या एक लकड़ी का बीम था, ताकि उनको थोड़ी सी जगह मिल रही है जहाँ कुछ ऑक्सीजन हो और वो सांस ले सके। ऐसे में क्या होता हम्म। है कि आईटीबीपी गई है, इंडियन आर्मी गई है, एसडीआरएफ के पास भी खोजी दस्ते होते हैं, ऐसे डॉग्स होते हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में मनुष्य का गंध या मनुष्य की आवाज को सुन सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि रेस्क्यू डॉग्स जो हैं वो मलबे के नीचे दबे हुए ऐसे लोग जो कि 3 फुट नीचे हैं, 6 फुट नीचे हैं, उनको सूंघ सकेंगे, उनकी गतिविधि को या उनकी आवाज को सूंघ कर इंडिकेशन देंगे कि यहाँ नीचे कोई है। बहुत ही दर्दनाक एक्सपीरियंस होता है। मैं खुद देख चुका हूँ, जब घर के लोग, सारे लोग आसपास खड़े हैं और प्रियजन जमीन में 5 फुट नीचे है और खुदाई हो रही है, और एनडीआरएफ के और आर्मी के जवान खुदाई कर रहे हैं, और आधे घंटे के बाद छोटे से 8 साल के बच्चे का शव बाहर निकाला जाता है। दिल को छूने ले, दिल को दहलाने वाला दृश्य होता है। जी। ओह माय गॉड। ये बहुत, तो सर ये भी बहुत चैलेंजिंग है। किस तरह से अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे होंगे सर? क्या मशीनरी का इस्तेमाल होता है या मैनुअली रेस्क्यूज होते हैं ये? जी हाँ, अभी जितने आसपास आर्मी यूनिट्स हैं, हम्म। आर्मी कैंटोनमेंट से, वहां से हैवी मशीनरी को, जैसे हैवी क्रेन हो गया, 10 टन क्रेन हो गए, बुलडोजर हो गए, जेसीबी मशीन, इनको भेज रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि जो रास्ता है वो रास्ता ही कई जगह पर धंस गया है, तो इनको ऊपर भेजने में मुश्किल हो रही है। कल से शायद, अगर मौसम थोड़ा और ठीक हो जाएगा, तो इंडियन एयरफोर्स के जो हैवी हेलीकॉप्टर हैं, जैसे मी से MI-17 और चिनूक, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। चिनूक में हम एक बार में करीबन 8 टन का लोड अंडरस्लंग ले जा सकते हैं। तो कुछ हैवी इक्विपमेंट कल तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब तक रोड का रास्ता पूरी तरह से नहीं क्लियर होता, तब तक भारी जेसीबी, भारी क्रेन्स का वहां जाना मुश्किल है। ज्यादातर रेस्क्यू एफर्ट आज रात को और कल सुबह तक हाथ से ही करना पड़ेगा। जी। लेकिन सर अभी वहां पर तो लगातार बारिश हो रही है अभी, तो वो भी बहुत चैलेंजिंग है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तो। डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है कि बारिश रहते हुए जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनको भी बहुत परेशानी होती है। वैसे मैं एक चीज बता दूं कि रेस्क्यू एफर्ट के लिए जब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या आर्मी जाती है, उनको एक चीज चुपके से बता देते हैं कि देखो भाई, इतना भी मत रेस्क्यू करने जाओ
कि तुम्हारे ऊपर ही लैंडस्लाइड हो जाए और पता लगा कि तुम भी दब गए नीचे, और तुम्हारे को रेस्क्यू करने के लिए, निकालने के लिए फिर से एक और पार्टी को भेजना पड़े। तो रेस्क्यू दल को बोला जाता है, चुपचाप बोला जाता है कि देखो, अपने को खतरे में डालकर किसी को रेस्क्यू नहीं करना है। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की अंदर की बातें हैं। जी। तो सर अभी एक बार जिस तरह से यहाँ पर अभी फ्लैश फ्लड आया, वहां पे क्लाउड बस्ट हुआ, क्या सेकेंडरी फ्लैश फ्लड के चांसेस भी ज्यादा होते हैं क्या? क्योंकि हम देखते हैं जब बड़ा भूकंप आता है तो उसके आफ्टर शॉक्स होते ही होते हैं, उसके इम्पैक्ट नजर आते हैं। तो क्या इस तरह की क्लाउड बस्ट या फ्लैश फ्लड के बाद में भी सिचुएशंस हो सकती है, डर रहता है क्या? फ्लैश फ्लड के अकरेंस चांसेस बहुत कम है, क्योंकि क्या होता है कि जो बांध बना था, जो कि पानी को रोक के रखा था, वो तो टूट गया, और इतने वेग हम्म, से टूटता है कि उसके आगे पीछे का पूरा एरिया क्लियर हो जाता है। तो भूकंप के जो सेकेंडरी झटके होते हैं और सेकेंडरी फ्लैश फ्लड में थोड़ा चांसेस बहुत कम है। देखिए, भूकंप के झटके हैं तो आप 70%, 80% श्योर मानिए कि पोस्ट सिस्मिक झटके आएंगे। लेकिन ऐसे क्लाउड बस्ट के मामले पर दोबारा से सेकेंडरी फ्लश आ जाए, उसके चांसेस थोड़े कम ही होते हैं। जी। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। हालांकि वक्त की कमी है, वरना मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आखिर ऐसी चीजों को कैसे बचाव किया जा सकता है। आपने पहले रिटेनिंग वॉल या जियो सर्विस जैसे तमाम एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन हम दोबारा जल्दी कभी कनेक्ट होंगे और मैं चाहूंगी कि आप उस बारे में और जरूर विस्तार से बताएं। फिलहाल इस लाइव में जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए यूके देवनाथ जी, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को बखूबी समझ में आया होगा कि उत्तरकाशी में जो ये पूरी प्राकृतिक आपदा आई, उसकी वजह क्या रही है, किस तरह से बचाव हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक बड़े स्तर पर हम देखते रहे हैं कि यहाँ पर बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन होता रहा है। 1835 में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई, उसके बावजूद कभी उसके बारे में कभी समझा नहीं गया, उससे सीख नहीं ली गई। और उत्तरकाशी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वो इलाका है जहां पर एक बार नहीं कई बार प्राकृतिक आपदाएं ये इलाका झेल चुका है। 20 अक्टूबर 1991 का भी मैं यहाँ पर जिक्र कर दूं, यहाँ पर बहुत खतरनाक भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 6.4 की थी। भूकंप का केंद्र था भटवाड़ी तहसील, उसका अगोड़ा गांव। इस भूकंप में 653 लोगों के मारे जाने का ऑफिशियल आंकड़ा पेश किया गया। 653, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई लोग अभी भी लापता जो है, उसके बारे में जानकारी बताते हैं। इसके बाद में एक और बार ऐसी ही स्थिति का सामना यहाँ के इस इलाके ने किया, अक्टूबर 2022, जहां पर द्रौपदी का डांडा शिविर, यहाँ पर हिमस्खलन हुआ। पर्वतारोहण दल 29 सदस्यों की यहाँ पर मौत हो गई थी। 15 से 16 अगस्त 2013 को जब बाढ़ आई, तो इस दौरान यहाँ पर उत्तरकाशी, हर्षिल, धराली में भारी नुकसान हुआ। 11 लोगों की मौत हुई, 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अपने आप में ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि ये एरिया कितना ज्यादा सेंसिटिव है। इसीलिए लोग उत्तराखंड को फ्रिजाइल कहते हैं। और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, खासतौर से ये भी कहा जाता है कि जो नए पहाड़ या फिर जो यंग माउंटेन्स हैं, वहां पर जब कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, हालांकि यंग माउंटेन्स की भी उम्र को लेकर लगातार चर्चा जरूर होती है। कई लाख साल पुराने भी हो सकते हैं, कई सदियों पुराने भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें नए यंग माउंटेन्स की श्रेणी में रखा गया है। और कहा जाता है कि ये अंदर से उतने पक्के नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि उन्हीं यंग माउंटेन्स पर हम देखते हैं कि यहाँ पे सड़कें बनती हैं, तब उन्हें काटा जाता है। यहाँ पर होटल्स बनती हैं, तब वहां पे ड्रिलिंग होती है। यहाँ पर होटल्स, घर लोग बड़े स्तर पर बनाते हैं। और आप और हम लोग कई बार जब जब पहाड़ों पर जाते हैं तो हमारे मन में आता है कि यार काश हम भी पहाड़ों पर जाकर बस जाएं, वहां की प्राकृतिक खूबसूरती को देखते हुए। याद रखिए, प्राकृतिक खूबसूरती तब तक अच्छी है जब तक आप उससे दूर हैं और कुछ समय के लिए आप जाते हैं। लेकिन आजकल प्राकृतिक खूबसूरती को प्राकृतिक ना रखते हुए लोग आर्टिफिशियल खूबसूरती में तब्दील कर रखे हैं। आप देखिए, अगर आप जाते होंगे, आपने हरिद्वार ऋषिकेश का एरिया देखा होगा, वो पूरा इलाका अब बड़ी बड़ी होटल से, नामचीन होटल्स, जगह जगह आश्रम सड़कों से पटा पड़ा है। आप हिमाचल की तरफ जाएंगे, लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, लोग यहाँ पर इसे हिल स्टेशन मानते हैं। लेकिन इन इलाकों में भी इतने बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन है
ठीक है, टूरिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है ये कहा जाए कि लोग टूरिज्म से उन इलाकों में एक अच्छा बिज़नेस ज़रूर क्रिएट होता है लोगों की आजीविका के लिए, लेकिन उसको नेचुरल रहने देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तरह से बार-बार जानकार ये कहते हैं कि चाहे बात 2013 में आई प्राकृतिक आपदा हो, 1853 की प्राकृतिक आपदा हो या समय-समय पर 2 साल पहले हमने देखा था कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में मंडी का इलाका एक बड़ी त्रासदी का शिकार हुआ। उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, यहाँ पर जगह-जगह हिमस्खलन होते हैं, लैंडस्लाइड बहुत कॉमन हो चुका है, जो जमीनों में दरारें जो हैं वो होने लगी हैं, वो एक तरह से ये प्रकृति के संकेत हैं आपको सचेत करने के लिए कि आप खिलवाड़ करना बंद करो। पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ लगाने का कोई नहीं सोचता, लेकिन बड़े स्तर पर पेड़ काटे जाते हैं। ये भी एक तरह से सिर्फ ट्रेलर है कि संभल जाओ, आने वाले वक्त में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का इस लाइव सेशन में बखूबी तमाम जानकारियां जरूर मिली होंगी कि आखिर ये भूस्खलन क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, कैसे होता है, उसकी जानकारी कैसे जुटाई जा सकती है, केदार घाटी में क्यों किस तरह से प्राकृतिक आपदा आई, उत्तरकाशी की जो घटना है ये किस तरह की रही है, और ये वो तमाम बातें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट रही है, जानना जरूरी रही है। आज की इस लाइव सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े रहिए। नमस्कार।